वेलकम बैक। आपको निबंध की इस क्लास में निबंध राइटिंग के टॉपिक हम जो है सुझाएंगे और उस पर आप निबंध लिख करके आप हमें जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम उस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करें। प्रीसा आईएएस के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन आप ज्वाइन करें और अपनी सफलता जो है सुनिश्चित करें। ऐसे का इम्पोर्टेंस कितना है, बीपीएससी में 300 नंबर का है वो आपको बता चुके हैं और यूपीएससी में भी उसका इम्पोर्टेंस कितना है आपको मालूम है। सीधे सीधे आते हैं निबंध पे। जो लोग अभी ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए हैं और सोच रहे हैं वो जल्दी ज्वाइन करें क्योंकि समय जो है कम है। ये 8वां नंबर आप हेडिंग देखिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है मेरे द्वारा खुद के द्वारा बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। ये इसलिए कहीं इंटरनेट या कहीं आपको और नहीं मिलेगा। तो हेडिंग है ऐसे लिखने का कि हाउ डिमांड कैन बी एकोमोडेटेड विथ अल्टरनेटिव्स। 8 नंबर देखिएगा और इसको जब आप समझ जाइएगा तो आधा सवाल तो आप तभी हल कर लेंगे। हाउ डिमांड कैन बी एकोमोडेटेड विथ अल्टरनेटिव्स, गिव एग्जाम्पल इन वेरियस सेक्टर्स। इस पे आपको लिखना है ऐसे कि आपकी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, मांग है, जो आप चाहते हैं उसका एकोमोडेशन, उसका एडजस्टमेंट, उसकी प्रतिपूर्ति, उसका व्यवस्थापन, उसका मेड गुड, जो शब्द यूज करना चाहें कि आखिर आप चाहते हैं रोटी, आपकी डिमांड क्या हो गई, भूख लगी है रोटी। तो डिमांड जो है कह रहा है कि कैसे जो है एकोमोडेट हो सकता है, व्यवस्थापित हो सकता है, संयोजित हो सकता है, एकोमोडेट हो सकता है विथ अल्टरनेटिव्स, माने विकल्प। अल्टरनेटिव्स का क्या मतलब होता है, वैकल्पिक, विकल्प। तो आपकी डिमांड जो है किस तरीके से वैकल्पिक साधनों से, विकल्पों से, वैकल्पिक साधनों से आपकी मांग कैसे एकोमोडेट हो सकती है, कैसे एडजस्ट हो सकती है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को समझ जाएंगे तभी तो आप ऐसे या कोई उसका आंसर लिख पाएंगे। समझ ही नहीं पाइएगा तो लिख क्या पाइएगा। अब आप सोचेंगे कि यार क्या पूछ रहा है कि एक मांग को, डिमांड को कैसे एकोमोडेट किया जा सकता है वैकल्पिक साधनों से, अल्टरनेटिव से, विकल्प से। तो जैसे आपको एक दो एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन का मर्म जो है ठीक से समझ में आ जाए। तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति की मांग है रोटी, क्या डिमांड है, भूख लगी है तो उसको पहले रोटी चाहिए ना। तो उसकी डिमांड है रोटी खाने की, तो उसके पास रोटी नहीं है घर में, तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ब्रेड खा ले, चना, मुरमुरा, जो भी घर में है सत्तू वो खा ले। तो उसकी डिमांड एकोमोडेट हो गई वैकल्पिक तरीके से। अगर आपका डिमांड है आईएएस प्रॉपर बनना और अगर आप पीसीएस बीपीएससी में पास कर गए तो आपकी जो चाहत थी, डिमांड थी आईएएस की, वो एकोमोडेट किससे हो गई, बीपीएससी के अल्टरनेटिव से, है कि नहीं। बारिश में आपको छाता चाहिए, छाता नहीं मिल रहा है, डिमांड है अम्ब्रेला की, तो उसका अल्टरनेटिव क्या, अगर आपको कहा जाए भाई छाता नहीं है कि रेनकोट पहन लो जाओ। तो डिमांड को वैकल्पिक साधनों से पूरा किया जा सकता है। आपकी डिमांड है पिताजी के साथ कि भाई हम जा करके दिल्ली में कोचिंग करेंगे ऑफलाइन। पिताजी ने समझाया कि भाई ऐसा कर, ऑनलाइन पढ़ ले, घर बैठ के खर्चा कम लगेगा। तो दैट डिमांड एकोमोडेट हो गई वैकल्पिक तरीके से। आपको कहीं जाना है, मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है तो किसी ने कहा या आपने कहा चलो यार साइकिल ही दे दो, मैं उसी से चला जाऊंगा। तो ये है इसका आंसर, मतलब इसका मीनिंग ये है। और आप खुद सोचिए, इससे पहले आप समझ ही नहीं पा रहे थे कहना क्या चाह रहे हैं कि हाउ डिमांड कैन बी एकोमोडेटेड विद अल्टरनेटिव। समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन।
हिंदी भी इसका लिखिएगा तो लिखेगा कि मांग को वैकल्पिक साधनों से कैसे प्रतिपूर्ति किया जा सकता है, अब वो भी नहीं समझ में आएगा हिंदी में। तो सोचने की जरूरत यह है कि पहले तो आप क्वेश्चन को समझ जाएं, ये सबसे बड़ा खेल है इस एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से समझ गए तो भैया आपको कोई विजेता होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप सही दिशा में उसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे। और जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आप जो भी लिखिएगा वो अनाप शनाप, जो भी गलत सलत, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। आप समझ गए कि डिमांड कैसे जो है एकोमोडेट हो सकती है वैकल्पिक साधनों से। अब कई एग्जाम्पल देना है तो आप अपना लिखना शुरू कर दीजिए दुनिया भर के एग्जाम्पल के साथ। तो प्रश्न को समझने के बाद फिर आप जो है लिखना शुरू करिए कि क्या क्या सेक्टर्स है, क्या क्या डिफरेंट सेगमेंट्स है जहाँ पे हम जो है इसको लागू कर सकते हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल बताया। तो एग्जाम्पल देते हुए आप इसको लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये समझना वाला काम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगला आप देखिए, हाउ नेचुरोपैथी प्रूवन इट्स इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल एरा ऑफ सोसाइटी, प्रूव इट इन लाइट ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय सरकार ने गठित किया है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि आयुष का मतलब क्या होता है, तो ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आयुष क्या है। तो आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। आपने सुना होगा ना, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। वाई से, यू से तो यूनानी, एस से सिद्ध, और एच से होम्योपैथी। वाई से योगा, गुड। तो सरकार ने एक कंबाइंड मंत्रालय बनाया है जिसका नाम है आयुष। आयुष नाम भी होता है बच्चों का, तो लोग आयुष को आयुष ही समझते हैं, जबकि इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये कह रहा है कि नेचुरोपैथी में ये सारी चीज़ें आती है। तो नेचुरोपैथी जो किस तरीके से इस तकनीकी युग में अपनी महत्व को सिद्ध किया है, ठीक है। आप आयुष के संदर्भ में इस पर लिखना शुरू करिए। तो अब आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगा जब आप आयुष का मीनिंग जान गए, अदरवाइज बहुत कठिन था। आधा समस्या खत्म कि आपको पता चल गया कि ये है। दूसरा कि नेचुरोपैथी की बात कर रहा है, तो नेचुरोपैथी में हमने बताया कि ये सारी चीज़ें आती है। तो किस तरीके से ये अपने टेक्निकल युग में भी, तकनीकी युग में ये इसने अपना महत्व सिद्ध किया है। तो सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है कि जो बीमार आदमी है, जो पेशेंट है, उसको इस पे भरोसा, विश्वास, बिलीफ सिस्टम जिसे कहते हैं, विश्वास प्रणाली, सबसे बड़ा इसने सिद्ध किया है अपने आप को कि लोगों में ये विश्वास जगाने का काम किया है कि नेचुरोपैथी एलोपैथिक से कम नहीं है। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज जब आप थक जाते हैं एलोपैथिक यानी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में, तो आपको विश्वास और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इन पद्धतियों पे जाना ज़्यादा लाभकारी होता है। मैंने एक शब्द बोला साइकोलॉजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिक। तो इसने सबसे बड़ा असर दिखाया है कि व्यक्ति को ये विश्वास होने लगा है कि ये हमको असर दे रहा है। कोई भी आपको हाथ रगड़ के कहता है सूंघो, सिद्ध पुरुष जो होता है वो भी इलाज करता है ना, तो वो क्या दवाई दिया ये तो आपको मालूम नहीं है, दिख ही रहा कुछ दवाई दिया नहीं, लेकिन उसने ये प्रयास किया कि आपका मनोवैज्ञानिक स्तर पे आप मजबूत हो जाएं कि अब इसकी दवाई असर कर गई, है ना। तो उसी में सिद्ध और होम्योपैथिक, यूनानी, ये सब विधा जो नेचुरोपैथी के रूप में है नॉन एलोपैथिक में, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस सिद्ध किया है रोगी पे मनोवैज्ञानिक असर डालने में।
रोगी को ये लगने लगा है कि मेरा इलाज जो ये कर रहा है ये ठीक हो रहा है, कहें क्या हमने इलाज कराया अंग्रेजी दवाइयों से नहीं ठीक हुआ, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पे इसने अपना काम शुरू किया है। दूसरा इसने शुरू किया है कि सस्ती और बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन के इलाज की महत्ता को इसने प्रमोट किया है। और आयुर्वेदिक और ये जो भी ये पद्धति है ये भी साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि ये नॉन साइंटिफिक है। ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो गांव में ओझा और गुनी जो झाड़ फूंक करते हैं, विच क्राफ्ट, वो सब कानूनन जुर्म है। प्रेत आत्मा झाड़ना और अपने आप को सिद्ध पुरुष बता करके लोगों को गुमराह करना, हाथ फेर दिया तो बीमारी खत्म हो गई, वो सब अलग है। विच क्राफ्ट एक्ट है जिसके तहत वो करना गलत है। झाड़ फूंक, ओझा, ये सब जो गांव में होते हैं विच क्राफ्ट वाले, ये सब अलग है। ये तीसरी कैटेगरी है उनकी। आप इसके साथ इसको मत घालमेल कर लीजिएगा। अलग अलग एरिया में इनको ओझा बोलते हैं, कहीं गुनी बोलते हैं, कहीं पे डाइन बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो सब कानूनन जुर्म है। तो ये 3 कैटेगरी अलग अलग है भैया, आप कहीं कन्फ्यूज होकर गलत सलत मत पढ़ लीजिएगा। तो नेचुरोपैथी में वो सब चीज़ें नहीं आती। तो चिकित्सा की जो पद्धति है वो है एलोपैथी, दूसरी है ये नेचुरोपैथी जिसमें ये सब चीज़ें है, और तीसरी जो झाड़ फूंक कर रहे थे की बात हम कर रहे थे वो किसी में नहीं आती। आप इसके चक्कर मत पड़िएगा, ये 2 अलग अलग सेगमेंट है। तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं, जब हमने आपको ये बता दिया कि आयुष के संदर्भ में आप इस पर लिखें कि नेचुरोपैथी ने अपना महत्व कैसे सिद्ध किया। 2-3 शब्द हमने बताया और इसको और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि इतना ही है। तीसरा एक और डिस्कस करते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल दैट रिचर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर बिकमिंग पुअर। ये दुनिया का यथार्थ है, दुनिया का रियलिस्टिक सेगमेंट है कि धनिक आदमी और धनिक होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। तो कह रहा है कि इसको रोकने का कुछ जो है सजेशन दीजिए, उपाय बताइए कि धनिक आदमी तो धनिक होता रहे, उसको मत रोकिए, उसको धनिक और होने दीजिए। क्योंकि जब वो धनिक होगा तभी आपके समाज में उसके पैसे का कोई कारोबार शुरू करेगा और आपको रोजगार मिलेगा। तो धनिक को धनिक होने से मत रोकिए, आप उसको और धनवान होने दीजिए। लेकिन साथ में जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ सोचिए, बताइए कि कैसे गरीब आदमी को और गरीब न हो, उसका भी विकास हो, आर्थिक विकास हो। उन सब बातों को जिक्र करने की बात ये कह रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप डील करेंगे। क्लियर है? तो अब इसमें लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि गरीब आदमी इसलिए गरीब होता जा रहा है क्योंकि आप कहेंगे साहब रोजगार नहीं मिल रहा है, कोरोना में उसका काम छूट गया। ये सब कहानी जो है सबको मालूम है। आप ये सब कहानी थोड़ा बहुत लिखिए, लेकिन ज़्यादा कहीं और लिखिए। ज़्यादा आप क्या लिखेंगे वो पॉइंट मैं बता देता हूँ। डिटेल में जानने के लिए आप जो है यूट्यूब के बाद जो है आप प्रिसा IAS ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ मेरा ये उपाय सुनिए कि कैसे जो है इस चीज़ को लिखना चाहिए और कैसे सशक्त बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।